हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन एकेडमी सीकर। और अपना चैप्टर 5 चल रहा था। उसमें चैप्टर 5 में अपन ने काफ़ी कुछ देख लिया था। बार मैग्नेट के बारे में देख लिया था कि बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। फिर अपन ने उस मैग्नेट से रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशंस देखी थी। जैसे अपन ने देखा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होती है। तो वो सारी चीज़ अपन ने उसमें देख ली थी। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने जो बार मैग्नेट था उस बार मैग्नेट की एक्सिस पे इंटेंसिटी, जैसे बार मैग्नेट है उसकी एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन ने देखा था। उसके इक्वेटर पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन ने देखा था। उसके बाद में अपन ने इस बार मैग्नेट को यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इस पर लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला देखा था, टॉ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। इस पर लगने वाले नेट फोर्स के लिए देखा था कि नेट फोर्स जीरो होता है यदि यूनिफॉर्म में रखा हुआ है तो, और नॉन यूनिफॉर्म में रखा हुआ तो नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होता है। ठीक है, फिर अपन ने बोला था कि जब बार मैग्नेट को किसी θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट किया जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर लगने वाला जो उस पर जो वर्क डन होता है उस वर्क डन का फॉर्मूला होता है एम बी कोस θ1 माइनस कोस θ2। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि यदि कोई बार मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उस पे लगने उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास में आया था माइनस का पी ई कोस थीटा। फिर अपन ने उसमें स्टेबल कंडीशन भी देखी थी, अनस्टेबल कंडीशन भी देखी थी, मैक्सिमम स्टेबल देखा था, मैक्सिमम अनस्टेबल देखा था। वो सारी चीज़ें अपन ने उसमें देख ली थी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें अपन देख चुके थे। अब अपने पास में आता है कि यदि कोई मेरे पास में करंट कैरिंग कोयल है तो उस करंट कैरिंग कोयल के ऊपर यदि अपन उसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या वो भी एज ए बार मैग्नेट बिहेव करती है, ये अपन जानते हैं। तो उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना बनेगा वो चीज़ अपन को देखनी है। तो जैसे ये मान लो कि मेरे पास में करंट कैरिंग कोयल है ऐसे। ठीक है, ये अपन ने मान लिया कि अपने पास में एक एक करंट कैरिंग कोयल है। इस करंट कैरिंग कोयल में यदि कोई करंट फ्लो करवा दी, ये अपन 3D में बना रहे हैं। जैसे मान लो ये अपने पास में करंट कैरिंग कोयल है, इसको मैंने 3D में बनाया है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे रखी हुई है। ठीक है, इसमें मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ये तो इसका इनसाइड वाला हिस्सा है और ये इसका आउटसाइड वाला हिस्सा है। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ जो है जब मैग्नेटिक फील्ड है, जब इसमें आई करंट फ्लो हो रही है तो अपन ये देखते हैं। अब इसको समझना कि ये ऐसे है। ठीक है, अब देखो मैं नीचे से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ, ये ऐसे रखी हुई है। इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे ऐसे ही फ्लो हो रही है मेरे लिए। तो करंट जब इसमें ऐसे फ्लो हो रही है तो मैं टॉप से देखूंगा तो मेरे लिए कैसे चल रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज चलती है और अपन जब देखते हैं और अपन को जो एंड में एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देती है वो एंड कैसा बन जाता था, वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता था। और यदि मैं इसको नीचे से देखूंगा, ठीक है, अब इसको ऐसे देख लो। ठीक है, इसको नीचे से देख रहे हैं अपन, तो वही करंट तो ऐसे ही फ्लो हो रही है। जब मैं इसको ऐसे देखूंगा तो मेरे लिए करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। तो अब मुझे कैसे दिखाई दे रही है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज यदि एंड में करंट दिखाई देती है तो वो पोल कैसा हो जाता है, साउथ पोल हो जाता है। इसका मतलब यदि मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ऊपर से तो मेरे लिए कैसा पोल है, नॉर्थ पोल है, और नीचे से मेरे लिए कैसा पोल है, साउथ पोल है। इसका मतलब इस मैग्नेटिक इसके सर्कुलर कोइल जो है उस सर्कुलर कोइल में एक पोल नॉर्थ पोल हो जाएगा और एक पोल साउथ पोल बन जाएगा। यानी कि सर्कुलर कोइल जो है वो एज ए मैग्नेट बिहेव करती है। ठीक है, तो अपना टॉपिक है ये करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। यानी कि वो मैग्नेटिक डाइपोल क्यों बना, क्योंकि उसके अंदर साउथ और नॉर्थ दोनों पोल आ गए। तो साउथ और नॉर्थ दोनों पोल आ गए तो उसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल वो बन गया। ठीक है, अब इसका ये पूछा जाता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा कितना। डाइपोल बन गया तो डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक तो इसमें करंट के, जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी उतना ही ज़्यादा इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। दूसरा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। जितना ज़्यादा इसका सर्कुलर लूप का एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो इन दोनों को जब एक साथ में लिखा जाता है तो m डायरेक्टली किसके हो जाएगा, I इंटू ए। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट अपन मान लेते हैं k आता है तो ये हो जाएगा के आई ए। k की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, तो m इक्वल्स टू फॉर्मूला ये आ जाता है आई ए आ जाता है। और ये तो कब है, फॉर 1 टर्न। अभी तक अपन ने क्या माना है कि सर्कुलर कोइल में केवल एक ही टर्न है। ठीक है, अब टर्न एक ही थोड़ी ना हो सकते हैं। यदि मैं 4 n टर्न्स की बात करूँ
यदि इसके अंदर n टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, NIA टाइम्स हो जाएगा, यानी कि n टाइम्स हो जाएगा, तो m इक्वल टू आ जाएगा NIA हो जाएगा। अब देखो इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन अपन बोलते थे साउथ से नॉर्थ की तरफ, पता है, आपने देखा था मैग्नेट पढ़ा था जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोला था साउथ से नॉर्थ, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन अपन बोलेंगे NIA n कैप, जहाँ n कैप की जो डायरेक्शन है वो किधर है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। साउथ से नॉर्थ मतलब इधर की तरफ, और इधर ही तो मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या है, इधर की तरफ ही है। तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता है उधर ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। साउथ से नॉर्थ ध्यान रखना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी साउथ से नॉर्थ होती है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो भी क्या होगी, साउथ से नॉर्थ ही बनी रहेगी। क्लियर। तो ये अपने पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है, करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये फॉर्मूला यदि याद हो तो अपने पिछले चैप्टर में काम में लिया था इस फॉर्मूले को, और मैंने बोला था इस फॉर्मूले की डिटेलिंग अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो डिटेलिंग यहाँ है यहाँ पे। तो फॉर्मूला अपने पास में आता है m इक्वल टू NIA, जहाँ तो n तो नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है, और A इसका एरिया है लूप का, ठीक है। देखो दो चीज़ें हैं, यदि मैग्नेट ऐसे है, नॉर्थ पोल साउथ पोल L लेंथ और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M, ठीक है, तब तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, M × L होता है। और यदि कोई सर्कुलर कोइल है, ठीक है, मान लो उसमें करंट I फ्लो हो रही है, ऐसे हो रही है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये भी एक तरह से मैग्नेटिक डाइपोल ही बनती है, यानी मैग्नेट ही बनती है। इसमें साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं, और इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू NIA। इसमें डायरेक्शन किधर होती है, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। इसमें डायरेक्शन किधर होगी, यदि ऐसे चल रहा है तो जिधर थंब होता है वो कौन सा होता है, नॉर्थ पोल। इधर भी तो यही हुआ था, जिधर थंब था उधर क्या था, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ ऊपर था, साउथ नीचे था, तो इसमें भी ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो बाहर वाला नॉर्थ पोल, और वैसे भी देख लो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, तो ये तो क्या बन गया, नॉर्थ पोल, और पीछे वाला क्या है, साउथ पोल। तो डायरेक्शन किधर आएगी, बाहर की तरफ, ठीक है। तो m की डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगी, इसमें m की डायरेक्शन उधर की तरफ रहेगी। तो यदि ऐसा है तो m का फॉर्मूला ये लगेगा, और ऐसा है तो m का फॉर्मूला ये लगेगा। क्लियर। तो ये अपने पास में करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास में आता है वो टॉपिक जो है वो क्या है, उस चीज़ को समझो। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में आता है कि यदि कोई सोलेनॉइड है अपने पास में है, तो अपन ने बोला सोलेनॉइड जो होती है वो भी एज ए बार मैग्नेट बिहेव करती है। तो उसके प्रूफ देखने हैं कि सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट बिहेव करती है या नहीं करती है। करती है तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसको एविडेंस बनाते हैं कि सोलेनॉइड भी एज ए बार मैग्नेट बिहेव करती है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए, अब कई तो यही भूल गए हैं कि सोलेनॉइड क्या थी, भूल गए ना, है ना, कई तो ये बोल चुके हैं कि सोलेनॉइड एक्चुअल में थी क्या, है ना। सोलेनॉइड नहीं, यार नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। तो नाम तो सुना सुना सा लग रहा है सोलेनॉइड का, याद है क्या कुछ ऐसे ऐसे सिलेंड्रिकल अपने पास में एक बार थी ऐसी, ठीक है, और उसके ऊपर अपन ने ऐसे वायर्स लपेट दिए थे और उसमें करंट फ्लो करवाई थी, तो इसको अपने नाम दिया था सोलेनॉइड। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था वो इधर की तरफ हुआ था, और इसमें ये वाला एंड कौन सा बन गया था, नॉर्थ पोल, और ये वाला कौन सा बन गया था, साउथ पोल। इसको बोला था सोलेनॉइड, बोला था। तो सोलेनॉइड भी एज ए बार मैग्नेट बिहेव करती है, क्योंकि इसमें भी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बन जाता है। तो इसके एविडेंसेस क्या क्या हुए, कैसे पता चला कि सोलेनॉइड भी एज ए बार मैग्नेट बिहेव करती है, ठीक है। अब समझना इस चीज़ को, जैसे ये तो एक बार मैग्नेट है और ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है। राइट हैंड में बार मैग्नेट, लेफ्ट हैंड में सोलेनॉइड। इसको यदि मैं फ्रीली सस्पेंड कर दूँ अर्थ पे हॉरिजॉन्टल है, जो ऐसे रोटेट होने के लिए फ्री रहे, तो इसका नॉर्थ हमेशा नॉर्थ की तरफ जाता है, साउथ हमेशा जियोग्राफिकल साउथ की तरफ जाता है। ये मैग्नेट की बात होती है। यदि इसको मैं फ्रीली सस्पेंड कर दूँ तो इसका भी नॉर्थ हमेशा नॉर्थ की तरफ जाता है, साउथ हमेशा साउथ की तरफ जाता है, यानी कि दोनों में सेम चीज़ हो रही है। जैसा मैग्नेट में हो रहा है वैसा इसमें हो रहा है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि इसमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, इधर से करंट बाहर निकाल दूं, इधर से करंट इंटर करवा दूं, तो इसकी पोलरिटी भी चेंज हो जाती है।
ये नॉर्थ पोल बन जाता है और ये साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, यानी कि सोलेनॉइड में करंट की डायरेक्शन को चेंज करने पर जो सोलेनॉइड के जो पोल्स है वो भी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ बन जाता है। ठीक है, थर्ड सुनो, थर्ड में क्या होगा, यदि ये सोलेनॉइड है, इसका नॉर्थ पोल ये है, ठीक है, और ये दूसरी सोलेनॉइड है, इसका भी नॉर्थ पोल ये है, नॉर्थ नॉर्थ को पास में लाया जाए तो रिपल्शन होता है। ठीक है, और नॉर्थ साउथ को पास में लाया जाए तो अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब जैसे मैग्नेट में नॉर्थ नॉर्थ के बीच में रिपल्शन होता है, वैसे सोलेनॉइड में भी नॉर्थ नॉर्थ के बीच में रिपल्शन होता है, साउथ साउथ के बीच में रिपल्शन होता है, नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन होता है। क्लियर है? और देखो और क्या चीज़ें हैं, सोलेनॉइड के अंदर भी यदि अपन बात करें तो सोलेनॉइड में भी जो करंट फ्लो करवाते हैं तो एक पोल नॉर्थ बनता है और एक पोल साउथ बनता है। ठीक है, अब इसकी एक्सिस पे, सोलेनॉइड की एक्सिस पे यदि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालें तो फॉर्मूला वही आता है जो मैग्नेट की एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है। मैग्नेट के एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अपन लास्ट क्लास में डिराइव कर चुके हैं। फॉर्मूला आया था एक्सिस के अकॉर्डिंग μ0/4π2/r3। तो सोलेनॉइड की भी एक्सिस पे जो फॉर्मूला डिराइव किया जाता है तो यही फॉर्मूला आता है। अब इस फॉर्मूले को अपन डिराइव करके देखेंगे कि सोलेनॉइड में ऐसा फॉर्मूला आता है या नहीं आता है, लेकिन आता ही है, इसलिए अपन बोल रहे हैं कि एविडेंस है कि सोलेनॉइड की एक्सिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ठीक वही आता है जो मैग्नेट की एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जनरेट होता है। ठीक है, तो जब फॉर्मूला सेम आता है तो इसका मतलब सोलेनॉइड जो है वो भी एज ए बार मैग्नेट बिहेव करती है। क्या क्या एविडेंसेस मिले कि फ्रीली सस्पेंड करने पर सोलेनॉइड का नॉर्थ हमेशा जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाता है, साउथ हमेशा जियोग्राफिकल साउथ की तरफ जाता है। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, यानी कि पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही यदि इसको सोलेनॉइड को नॉर्थ को यदि नॉर्थ के पास में लाया जाए तो रिपल्शन होता है, साउथ को साउथ के पास में लाया जाए तो रिपल्शन होता है, नॉर्थ साउथ के पास में लाया जाए तो अट्रैक्शन होता है। सोलेनॉइड के एक्सिस पे भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ठीक वही आता है जो मैग्नेट के एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जनरेट होता है। अब अपन को यही देखना है कि एक्सिस के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो अपने पास में क्या निकल के आता है, वो चीज़ अपन को देखनी है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक यही आता है कि सोलेनॉइड की एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो किस तरह से डराइव होता है। ठीक है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए ढंग से समझते हुए चलना। और बाकी फॉर्मूला तो नॉर्मली है ही, वही है जो एक्सिस पे है, इसलिए फॉर्मूला याद करने में तो दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड के एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है, वो चीज़ अपन को देखनी है। अब समझो इस चीज़ को, जैसे मान लो मेरे पास में एक ये सोलेनॉइड है, ठीक है, ढंग से समझना, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, धीरे धीरे समझाऊंगा। ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है, इसमें वही बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, वो बना नहीं रहा एक बार में, नंबर ऑफ टर्न्स है। ये इसकी एक्सिस है सोलेनॉइड की। ठीक है, बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, ढंग से समझते हुए चलना, अच्छा टॉपिक है। ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के इस पॉइंट के ऊपर अपन को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। इसके सेंटर से ये डिस्टेंस जो है, सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है पॉइंट P की, वो डिस्टेंस अपन ने मान ली क्या है, R मान लो या X मान लो, वो अपनी डिस्टेंस क्या है, X है, हो गई X। ठीक है, ठीक है, R मान लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा कि R ही मानते हैं अपन, तो इसको R मान लेते हैं। ठीक है, इसकी जो रेडियस है सोलेनॉइड की वो मैंने मान ली स्मॉल a है। ठीक है, ये जो लेंथ पूरी अपन मानते हैं वो L होती है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2। इसको मैंने ओरिजिन माना है तो ये हो जाएगी माइनस का L/2 इधर की तरफ। ठीक है, और ये इधर की तरफ हो जाएगी प्लस का L/2 हो जाएगी। माइनस में कंफ्यूज मत हो, चलो L/2 और L/2 हो जाएगी इस तरह से। लग रही छोटी बड़ी है, एक्चुअली वो L/2 है, ये ध्यान रखो। ठीक है, ये लो, बस अब तो बराबर लग रही है, लो ये लो, बस L/2 हो गया। अब देखो इसमें ये तो अपने पास में अपन ने कुछ डेटा यहाँ पे फिक्स कर लिए। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट यूँ मान लो, मैं बना देता हूँ उसको ताकि और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, इसमें मान लो अपन ने यूँ लूप्स, इसके अंदर वायर्स जो है वो इस तरह से चल रहे होंगे, अपन ये मान लेते हैं, ऐसे इसके अंदर से वायर्स जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे करंट इसमें मान लो I इस तरह से फ्लो हो रही होगी, ऐसे करंट बाहर निकल रही है और ऐसे करंट इंटर हो रही है इस तरह से। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि इसकी एक्सिस पे, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये अपन को फाइंड आउट करना है। क्लियर,
अब देखो करेंगे कैसे, उस चीज़ को समझना। मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया उस चीज़ को समझना। दूसरा पेन लेते हैं। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे dx लेंथ का एक स्मॉल पार्ट ले लिया, ये वाला। सेंटर से x डिस्टेंस पे, ठीक है, dx लेंथ का, ये कितनी लेंथ है, dx लेंथ का स्मॉल पार्ट ले लिया, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो अपन ये मान रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो अपन कितने मान रहे हैं, स्मॉल है मान रहे हैं। तो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो स्मॉल n है, ये अपन ने मान लिया, ठीक है। अब समझो, जब यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n है तो dx लेंथ में कितने होंगे, सो नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ, तो dx लेंथ में कितने हो जाएंगे, n dx। यूनिट लेंथ में n है तो dx लेंथ में कितने होंगे, n dx। अब समझो इससे जो, अब ये भूल जाओ कि अच्छा इस स्मॉल पार्ट से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल r है और ये लेंथ x है, तो ये कितनी बचेगी, r माइनस एक्स। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कितनी डिस्टेंस है, ये r माइनस एक्स हो जाएगी, r माइनस एक्स, ठीक है। अब समझो, इस स्मॉल पार्ट के लिए, इसको यदि मैं बाहर निकालूं स्मॉल पार्ट को, तो ये एज ए रिंग काम करेगा नहीं करेगा, करेगा। ऐसा भूल जाओ इसके सराउंडिंग कोई पार्ट भी है, ये सारे भूल जाओ, केवल इस पार्ट को सोचो। इस पार्ट को जब सोचेंगे तो पॉइंट P जो है वो ये एक तरह से रिंग की तरह काम करेगा जिसकी कोई ना कोई थिकनेस है, ठीक है। तो ये एक रिंग की तरह काम करेगा जिसकी कोई ना कोई थिकनेस है, और ये पॉइंट P जो है वो इस रिंग की कहाँ है, एक्सिस के ऊपर है। तो पॉइंट P इस रिंग की एक्सिस पे है, और किसी भी रिंग की एक्सिस पे जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अपन जानते हैं, वो फॉर्मूला अपन 4th चैप्टर में डिराइव कर चुके हैं, म्यू नॉट ni a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, फॉर्मूला याद होना चाहिए। रिंग की एक्सिस पे यदि याद हो, ठीक है, मैं बना देता हूँ थोड़ा सा। ये रिंग अपन ने बनाई थी, इसकी एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया था, म्यू नॉट ni a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। याद है क्या ऐसा कोई फॉर्मूला, जिसमें I तो इसमें करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है, a इसकी रेडियस थी, x ये डिस्टेंस थी, बस यही सारी चीज़ें थी, n इसमें नंबर ऑफ टर्न्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे याद है क्या, ऐसा अपन स्मॉल पार्ट लिया था, फिर ऐसा किया था, फिर ऐसा किया था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आया था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आया था, फिर उसके कंपोनेंट लिए थे, फिर इसकी एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था, ये आया था। तो एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अपना ये आ गया, म्यू नॉट ni a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो, वो जो स्मॉल पार्ट लिया है, उस स्मॉल पार्ट के लिए पॉइंट P जो है वो रिंग के एक्सिस पे ही तो है, ये स्मॉल पार्ट एज ए रिंग काम कर रहा है, और ये पॉइंट P जो है वो इसकी एक्सिस पे है, कितने डिस्टेंस पे, r माइनस एक्स डिस्टेंस पे। तो इस स्मॉल पार्ट के कारण जो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो कितनी बनेगी, उसको मैं यदि dB मान लूँ, स्मॉल इंटेंसिटी, तो फॉर्मूला लगाओ, म्यू नॉट ऐसे कैसे हो जाएगा, म्यू नॉट, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने आए हैं, n dx, ये निकाल चुके हैं अपन ने बोला था यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, स्मॉल है, तो dx लेंथ में कितने होंगे, n dx, dx लेंथ यही तो है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n dx, तो कैपिटल N की जगह क्या आ जाएगा, n I ऐसे कैसे, ठीक है, a रेडियस ऐसे कैसे अपॉन 2 ऐसे कैसे। अब समझो, a स्क्वायर रेडियस ऐसे कैसे प्लस x की जगह क्या आएगा, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है डिस्टेंस, ये वाली r माइनस एक्स, तो अपन बोल देंगे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी पावर 3/, हो गया। तो ये अपने पास में आएगा, इस स्मॉल पार्ट के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी आ गई। अब समझो इस चीज़ को, ठीक है। अब ऐसे ही यदि मैं इस पूरे सोलेनॉइड के ऊपर स्मॉल 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 पार्ट्स लेता जाऊंगा और सबके कारण एक्सिस में इंटेंसिटी निकालूंगा, तो आउटवर्ड ही आनी है, आएगी आउटवर्ड। तो आउटवर्ड आएगी तो सारी इंटेंसिटीज क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। और ऐड अपन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन के थ्रू, ठीक है। तो इंटीग्रेशन यदि मैं कर दूंगा dB का, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट n dx I a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2,
ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, स्मॉल पार्ट कहाँ से कहाँ तक लेंगे अपन, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ओरिजिन मध्य मैंने यदि माना तो या तो 0 से L मान लो लिमिट, या फिर -L/2 से +L/2, ठीक है। तो अपन ने ओरिजिन वहाँ माना है क्योंकि सारे डिस्टेंस सेंटर से लिए, तो -L/2 से +L/2 हो जाएगा। अब समझो dB का इंटीग्रेशन तो हो गया b हो जाएगा, ये ऐसे कैसे -L/2 से +L/2, ठीक है। या तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं, फिलहाल तो कांस्टेंट ज़्यादा कुछ है नहीं, तो एक बार चलने दो। μ0 n dx IA² 2a² प्लस r - x का होल स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। अब समझो अपन ये बोल रहे हैं कि जो सोलेनॉइड होती है उसकी लेंथ बहुत स्मॉल होती है, यानी कि इस r के कंपैरिजन में L की वैल्यू बहुत कम है। एक तो पहली चीज़, r के कंपैरिजन में L की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब r के कंपैरिजन में L ही कम है तो r के कंपैरिजन में x तो बहुत कम होगी, यानी कि अपन बोल देंगे r के कंपैरिजन में x की वैल्यू जो है वो भी बहुत कम है। और जब r के कंपैरिजन में L ही कम है तो r के कंपैरिजन में a रेडियस भी तो बहुत कम होगी, तो r के कंपैरिजन में रेडियस a जो है वो भी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। अब कम को हटा दो, कम को हटाए जाएंगे तो ये पहले तो जो कांस्टेंट है उसको चाहे बाहर निकाल लो। कांस्टेंट क्या क्या है, μ0 कांस्टेंट है, बाहर निकालो। n नंबर ऑफ टाइम्स कांस्टेंट है, यूनिट लेंथ भी बाहर निकालो। i और a दोनों कांस्टेंट है, ia² को बाहर निकाल लो। डिवाइड बाई 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। अंदर रह जाएगा -L/2 से +L/2, ठीक है। ऊपर तो क्या रह गया, dx रह गया dx, और नीचे क्या रहेगा, देखो r - x में x नेग्लिजिबल है तो बचेगा r² बचेगा। a² + r² में a की वैल्यू बहुत कम है तो r² की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो a² + r² में भी ऑलमोस्ट क्या बचना है, r² की पावर 3/2 यानी कि r³। नीचे क्या बचेगा, r³, तो ये आ जाएगा नीचे r³ हो जाएगा। फिर और देखो r³ भी, r भी तो कांस्टेंट है, b ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो r भी बाहर निकाल लो। r बाहर निकालेंगे तो b = हो जाएगा μ0 n IA² डिवाइड बाई 2r³, ठीक है। और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट क्या आ जाएगी, -L/2 से +L/2 आ जाएगा। अब देखो इसको आगे सोल्व करो, इसको आगे सोल्व करेंगे, सोल्व करो, जगह कम पड़ गई। b = μ0 ऐसे कैसे, n i ऐसे कैसे, मैं ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। πa² अपॉन नीचे भी पाई से मल्टीप्लाई किया तो 2πr³ हो जाएगा। और यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे तो L/2 माइनस L/2, तो ये अपने पास में आएगा L/2 माइनस L/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से b = μ0 n i, πa² क्या होगा, πa² का इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, तो πa² की जगह मैं a पुट कर दूंगा डिवाइड बाई 2π ऐसे कैसे, और साथ में क्या r³, और यहाँ पे क्या आ जाएगा L/2 माइनस L/2 कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। अब देखो यहाँ से n × L क्या होगा, n तो है यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टाइम्स और L है टोटल लेंथ, ठीक है। तो यूनिट लेंथ पे यदि नंबर ऑफ टाइम्स स्मॉल n है तो L लेंथ में नंबर ऑफ टाइम्स कितने होंगे, n × L, तो क्या वो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो होंगे कैपिटल N, वो क्या हो जाएगा, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टाइम्स इंटू टोटल लेंथ, ठीक है। तो NL को अपन क्या बोल सकते हैं, कैपिटल N। तो B का जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा μ0, ठीक है। n × L क्या हो जाएगा, कैपिटल N, IA से कैसे, ये IA से कैसे डिवाइड बाई 2πr³ हो जाएगा। NIA क्या होता है, कैपिटल M, भी कैपिटल M क्या होता है, NIA, यही तो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब समझो तो B क्या आ जाएगा, μ0 अपॉन 2πm/r³ हो जाएगा। यदि ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो b जो आएगा वो आ जाएगा μ0 अपॉन 4π2m/r³। ये अपने पास में फॉर्मूला आता है सोलेनॉइड की एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, और ठीक यही फॉर्मूला आया था
मैग्नेट की एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। इसका मतलब सोलेनॉइड की एक्सिस पे भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ठीक वही आता है जो मैग्नेट की एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है। इसका मतलब सोलेनॉइड जो होती है वो भी एज ए बार मैग्नेट बिहेव कर सकती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बोर्ड लेवल के पर्पज से, क्योंकि कई एजम्पशंस अपन ने इसमें माने और कई फॉर्मूले अपन ने इसमें पुराने काम में लिए हैं। देखो एक तो ये फॉर्मूला काम में आया, इंटीग्रेशन काम में आया ही है। ठीक है, ये फॉर्मूला काम में आया है, यूनिट लेंथ वाले काम में आए हैं। ठीक है, तो कई एजम्पशंस काम में आए हैं, तो कई चीज़ें इसके अंदर काम में आई है, इसलिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ से बन के निकलती है। ठीक है, तो ये अपने पास में इतना टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो अपने पास में आता है, ये तो आ गया सोलेनॉइड जो है वो एज ए बार मैग्नेट बिहेव करती है। उस चीज़ को अपन ने प्रूव करके देख लिया कि सोलेनॉइड के एक्सिस पे भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ठीक वही बनता है जो मैग्नेट के एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है। तो अब यहाँ से अपन को देखना ये है, नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक आता है कि मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ जो है वो किस तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट अपने पास जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ देखा था अपन ने, ठीक है, कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, वो अपन ने बोला था कि क्रॉस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर भी यदि क्लोज सरफेस से अपन बात करें तो नेक्स्ट अपने पास में आता है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यदि याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो अपन सीधा सीधा क्या बोलते थे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो अपन बोलते थे सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बोलते थे। ठीक है, अब समझो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि अपन बात करें तो जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको बोल दो, ये अपन फाई बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह तो क्या हो जाता है म्यू नॉट, और सिग्मा क्यू की जगह क्या हो जाएगा सिग्मा एम, और इंटीग्रेशन वही फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास में फॉर्मूला आता है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, जहाँ पे म्यू नॉट जो होता है वो तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। सिग्मा एम क्या हो गया, सिग्मा एम मास नहीं है, सिग्मा एम क्या चीज़ है, सिग्मा एम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, यानी कि उस क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी पोल्स रखे हुए हैं उन सब के सबका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का एल्जेब्रिक सम। ठीक है, अब समझना इस चीज़ को, अब मेन चीज़ यहाँ से निकल के आती है। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना ये बन गया फाई बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा एम, ये तो अपना फॉर्मूला बन गया। ठीक है, रीअरेंज किया उसको और कुछ नहीं किया। अब समझना, यदि मेरे पास में कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, इसमें यदि नॉर्थ पोल है तो ये ज़रूरी है कि इसके अंदर साउथ पोल भी होगा, क्योंकि अपन बोलते हैं यूनिट पोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि नॉर्थ है तो साउथ भी रहेगा। ठीक है, यानी कि प्लस में यदि m है तो माइनस में m होगा ही होगा। तो प्लस में m है और माइनस में m है, दोनों मिला के नेट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितनी बनेगी 0। तो ऐसे मैं कितनी भी पोल स्ट्रेंथ वाले मैग्नेट रख दूँ, m1 माइनस का m1, ठीक है, और मैग्नेट रख दिया, मान लो m2 प्लस में और माइनस में m2, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट। कितने भी मैग्नेट्स रख दो सबके पोल स्ट्रेंथ एक का प्लस में होगा और एक का माइनस में होगा, तो नेट कितना होगा 0 होगा, और नेट 0 होगा तो पोल स्ट्रेंथ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब पोल स्ट्रेंथ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसके अंदर जो पोल स्ट्रेंथ का एल्जेब्रिक सम होगा वो हमेशा क्या होगा 0 होगा। जब पोल स्ट्रेंथ का एल्जेब्रिक सम ही 0 होगा तो उस कंडीशन में अपन ये बोल देंगे कि मैग्नेटिज्म में जो गॉसेस लॉ होता है उसका फॉर्मूला क्या बनता है बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। यानी मैग्नेटिज्म के अंदर जो किसी भी क्रॉस सरफेस से नेट फ्लक्स पास होगा वो नेट फ्लक्स हमेशा क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यूनिट पोल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, और यूनिट पोल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है तो नॉर्थ साउथ दोनों रहेंगे, और दोनों रहेंगे तो एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा। वहाँ पे तो क्या हो रहा था, यदि इसमें अपन बात करें तो इसमें तो अपन क्या बोल रहे थे कि क्रॉस सरफेस है, इसमें Q1 चार्ज है, माइनस का Q2 चार्ज है, प्लस का Q3 चार्ज है, माइनस का Q4 चार्ज है, तो नेट चार्ज निकल के आता था, क्योंकि ये प्लस का Q1 है तो माइनस का Q1 कहीं और जाके होता था, इस क्रॉस सरफेस में नहीं होता था।
ठीक है, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज अलग से एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज अलग से एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसके अंदर तो नेट चार्ज निकल के आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि नॉर्थ पोल अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अकेला नहीं कर सकता। अपन ने देखा भी था, काट के भी देख लिया था, तब भी नॉर्थ और साउथ बन गए थे। यानी कि नॉर्थ अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, साउथ अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो रहेंगे तो दोनों साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ही करेंगे, तो सिग्मा m हमेशा 0 होगा ही होगा। क्लियर? तो ये अपने पास में आता है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्लियर है यहाँ तक? और देखते हैं अब आगे नेक्स्ट। चलिए एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। लास्ट ईयर IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जैसे मान लो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, ठीक है, लंबा चौड़ा एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। ऐसा अपन ने मान लिया कि ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल जो है वो कई तरह से ओरिएंटेशन में दिखाई गई है। कैसे कैसे दिखाई गई है? एक बार तो करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल जो है वो ऐसे रखी हुई है, ठीक है। इसमें मान लो करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रही होगी, तो इसमें एन कैप की जो डायरेक्शन आएगी वो मान लो इधर की तरफ आ गई। एक बार मैंने मान लिया कि करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल जो है वो ऐसे रखी हुई है, ठीक है। इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो अपन ने मान ली कैसे है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे है। तो एन कैप की डायरेक्शन किधर आएगी? नीचे की तरफ। भी एन कैप कैसे निकालोगे? इसमें कैसे निकाल रहे हो? इसमें बात करेंगे तो अपन ऐसे बोल रहे हैं करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, इस तरह से उल्टा बना दिया, करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे, तो अपन कैसे होल्ड करेंगे इसको? ऐसे, तो एन कैप इधर आएगी। इसमें कैसे फ्लो हो रही है? ऐसे, ठीक है। अंदर वाली फिंगर्स जो है उधर जानी चाहिए, तो एन कैप नीचे आएगा। एक कंडीशन ऐसी है। तीसरी बार क्या हुआ, इस करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल को ऐसे रखा इस तरह से, ठीक है, और इसमें करंट जो है वो मैंने ऐसे फ्लो करवा दी, तो मैं इसको कैसे होल्ड करूँगा? इस तरह से। तो एन कैप किधर आएगा अपना? एन कैप की जो डायरेक्शन आएगी वो इधर की तरफ आएगी, आ जाएगी। फोर्थ कंडीशन में क्या हुआ, मैंने इसको ऐसे रखा, ठीक है, और करंट जो है इसके अंदर ऐसे फ्लो करवाई ऐसे, तो अब एन कैप की डायरेक्शन किधर आएगी? देखा जाए तो एन कैप की डायरेक्शन आएगी इधर की तरफ, ये एन कैप आ जाएगा इसमें इधर की तरफ हो जाएगा। अपन से ये पूछा गया है कि 4 ओरिएंटेशन लिखे गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। IIT का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा गया था IIT में क्वेश्चन, और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सीक्वेंस अपन को बताना है, ठीक है। ऑप्शन तो अब मुझे भी ध्यान में नहीं है, निकालना ही पड़ेगा ऑप्शन क्या क्या थे, कोई करेक्ट आंसर क्या है, कल को ऑप्शन लिख दो, पता चले करेक्ट आंसर है ही नहीं इनमें से कोई सा, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं कौन सा होगा, ठीक है। तो अब सीक्वेंस मुझे बताना है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सीक्वेंस क्या होगा, यानी कि हायर से लेकर लोअर तक अपन को चलना है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का नहीं पूछा था, पूछा गया था कि पोटेंशियल एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी तक अपन को बताना है, ठीक है। अपन को ये पता है कि जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का mb cos थीटा, ये तो होता है। फर्स्ट केस में बात करते हैं, फर्स्ट केस में u1 की यदि मैं बात करूँ तो माइनस का m, सबका डाइपोल मोमेंट, सब में करंट की वैल्यू सेम है, तो सबका डाइपोल मोमेंट जो है वो m है, और सब मैग्नेटिक फील्ड b में ही रखे गए हैं, ठीक है, करंट सब में सेम है। तो डाइपोल मोमेंट तो m हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड b हो गया, कोस हो गया, थीटा कितना है फर्स्ट केस में, m की डायरेक्शन n कैप की डायरेक्शन में, ठीक है। तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड बनता है भी, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, यदि अपन बात करें तो इसके कारण देखो ये इस तरह से जा रही है, तो ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड बनता है उधर ही क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। ये बी नहीं दिखा रहा क्योंकि बी एक्सटर्नल और है अपने पास में, ये मैग्नेटिक फील्ड बी में रखे गए हैं एक्सटर्नली, ठीक है, तो इसलिए उसके मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो m की डायरेक्शन ये है, तो m इधर है, b इधर है, एंगल कितना 180, तो कोस 180 की वैल्यू -1, तो u1 कितना हो जाएगा प्लस का mb। ये तो फर्स्ट केस में आ गया। सेकंड केस में बात करते हैं, सेकंड केस में वही u2 माइनस का mb कोस, एंगल कितना, यहाँ तो पता ही चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, एन कैप इधर की तरफ है, तो एंगल कितना बना 90, और कोस 90 की वैल्यू 0, तो u2 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में क्या है, ये b है मान लो इधर की तरफ, मान लेगा इधर ही है, ये एंगल कितना है, मैं मान लेता हूँ 120, मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थर्ड केस में अपन बोलेंगे u3 जो आएगा वो आ जाएगा माइनस का mb कोस 120, कोस 120 का मतलब
कोस 90 प्लस 30, कोस 90 प्लस 30 मतलब माइनस का साइन 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का एम बी साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी कि कितना आ जाएगा एम बी बाई 2, ये अपने पास में U3 आ जाएगी। फोर्थ केस में मैग्नेटिक फील्ड तो वो इधर की तरफ है और ये एंगल अपन मान लेते हैं कितना है माइनस का 30 डिग्री, इधर की तरफ आ जाएगा, वे नेगेटिव में आएगा तो U4 कितना हो जाएगा माइनस का एम बी और साथ में क्या आएगा कोस माइनस का 30 डिग्री। कोस तो माइनस को खा जाता है, कोस के लिए तो माइनस कोई मतलब ही नहीं रखता, तो कोस 30 की वैल्यू √3/2 तो ये हो जाएगी माइनस का √3/2 एम बी आ जाएगा। अब देखो सबसे ज़्यादा कौन U1, सबसे ज़्यादा कौन है U1, तो सबसे ज़्यादा तो U1 है। उसके बाद में कौन है, ये पॉजिटिव में, ये जीरो है, ये पॉजिटिव में, वो तो नेगेटिव में है, तो सबसे उसके बाद में कौन से नंबर पे आ गया, थर्ड आ गया। उसके बाद में ये जीरो है और वो नेगेटिव में है, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा U2 और उसके बाद में कौन सा हो जाएगा U4। ये पोटेंशियल एनर्जी का सीक्वेंस आएगा। समझ में आ रही चीज़? ये क्वेश्चन पूछा गया था IIT के अंदर कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी का सीक्वेंस अपन को बताना था। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का सीक्वेंस यदि बताओगे तो वो कुछ इस तरह से निकल के आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे अपने पास में कुछ IIT से रिलेटेड क्वेश्चन अपने देख लिया। तो लास्ट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है IIT का। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अपने कंसेप्ट यदि क्लियर है तो फिर अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, इसलिए सारे के सारे कंसेप्ट अपने क्लियर करते हुए चलो। 5th चैप्टर अपना आप 50% कंप्लीट हो गया, ये मान के चलो 50% और बच रहा है, वो और कंप्लीट हो जाएगा। अब तो थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा बच रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी हद तक हो चुका, एक अर्थ मैग्नेटिज्म में और न्यूमेरिकल्स आने, उसके बाद तो थ्योरेटिकल पोर्शन ही ज़्यादा है। तो थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर से, और थ्योरी का चैप्टर ही है एक तरह से देखा जाए तो अब ये पॉइंट अपना यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना कल शुरू होगा, अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिज्म किस तरह से काम करता है। ठीक है, वो चीज़ अपनी शुरू होगी, तो तब तक पढ़ते हुए रहो और मज़े करते रहो और शेयर करते रहना चैनल को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचते जाए। तब तक वेरी ऑल द बेस्ट।